नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आज विशाल खबर के चर्चित चेहरे कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं हेमंत डेनियल जी। तो हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि मैंने आज तक एक किसी शासकीय कर्मचारी को इतनी साहित्यिक और इतनी सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़ते हुए कभी नहीं देखा। अगर मैं इनकी ये कितने संगठनों में पदाधिकारी हैं, अगर मैं याद करना चाहूँ तो मुझे वक्त लगेगा, इसलिए मुझे देख के पढ़ना पड़ेगा कि हेमंत डेनियल जिस शख्सियत के व्यक्ति हैं, जिस क्षमता के व्यक्ति हैं, तो मुझे इनके कार्ड से पढ़ना पड़ेगा कि वो किन किन संस्थाओं में एक सरकारी कर्मचारी होने के बाद भी इतना समय देते हैं, उसके लिए समय निकालते हैं और समाज के उस हर वर्ग की चिंता करने की कोशिश करते हैं। तो हेमंत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय एनसीसी सोसाइटी इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय स्पीक मैके संस्था के अध्यक्ष हैं, युवा चेतना क्लब सतना के जिला अध्यक्ष हैं, जिला टेबल टेनिस संघ सतना के अध्यक्ष हैं, माया कराटे क्लब एंड मार्शल आर्ट अकादमी के जिला अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण एवं जल संरक्षण अभियान के जिला अध्यक्ष हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन के नगर अध्यक्ष हैं, अंतर्राष्ट्रीय जायंट्स ग्रुप ऑफ सतना के उपाध्यक्ष हैं, लायंस क्लब सतना के अध्यक्ष हैं, सुरसंगम संस्थान के कोषाध्यक्ष हैं, सेंट मेरी CNI चर्च जो रेलवे कॉलोनी में स्थित है उसके सचिव हैं, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के आजीवन सदस्य हैं, यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आजीवन सदस्य हैं, पशु क्रूरता निवारण समिति के आजीवन सदस्य हैं, इनटेक आर्ट एवं कल्चरल संस्था है दिल्ली की, उसके भी आजीवन सदस्य हैं, सांस्कृतिक निर्देशालय परामर्श मंडल AKS यूनिवर्सिटी के सम्मानित सदस्य हैं, अभिप्राय चेतना संस्थान के जिला अध्यक्ष, जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल के उपाध्यक्ष, स्पीक मैके राष्ट्रीय कार्य सलाहकार समिति दिल्ली के पूर्व सदस्य, मध्य प्रदेश श्रम विभागीय कार्यपालक अधिकारी संघ के पूर्व प्रांतीय महामंत्री हैं, मध्य प्रदेश रोलर स्केटिंग संघ के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं और वोविनम मार्शल आर्ट एसोसिएशन इंडिया के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इतनी सारी ये हमारे विशाल खबर के दर्शकों के लिए सौभाग्य का विषय है कि इतने क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्ति से आज हमें चर्चा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो हम हेमंत जी से ये जानना चाहेंगे कि एक गवर्नमेंट जॉब में होने के बाद भी इतनी सारी संस्थाओं में आप कैसे समय दे पाते हैं, इतने सारी संस्थाओं के साथ कैसे न्याय कर पाते हैं? संस्था कोई भी हो जी, वो अकेले नहीं चलती जी। आपके पास अगर टीम है जी, अच्छी टीम है जी, तो कहीं भी आपकी उपस्थिति दर्ज हो सकती है जी, क्योंकि आपका बोलना और आप किसी को निर्देश करेंगे और टीम अगर पास अच्छी है जी, तो वो काम करेगी जी। तो अलग अलग जगह पे जो हमारी टीम है जी, वो टीम परफेक्ट टीम है और वो जाके काम करती है। और कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पे मेरी मौजूदगी होती है, तो एक कर्मचारी होने के नाते हमारे विभाग का भी उसमें सहयोग होता है जी कि मैं अपनी उपस्थिति दे पाता हूँ। दूसरा, एक सरकारी कर्मचारी जब कोई व्यक्ति हो जाता है तो उसको ये लगता है कि हमें शासकीय काम करना है और फिर अपने घर में जा कर के रहना है, इन 3-13 या दुनिया के झमेलों में क्यों पड़ना, जब अपन साहित्यिक सांस्कृतिक मंच की या इस तरीके की गतिविधियों में किसी सरकारी कर्मचारी से अगर बात करें तो सर आप इसमें कुछ इन्वॉल्व हो, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको कुछ अपना समय देना चाहिए, आप समाज को भी अपना कुछ समय दें। लेकिन बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों को यह सोच होता है कि भैया नौकरी और नौकरी से घर, ये लफड़े झपड़े में ये साहित्य और संस्कृत का काम करना किसी दूसरे व्यक्ति का काम है, हमारा कोई फ़र्ज नहीं बनता। तो आप एक सरकारी कर्मचारी होने के बाद भी इतने सारे कामों को, साहित्यिक सांस्कृतिक, आप कवि भी हैं और तमाम चीज़ों में आपको ये सब करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सबसे पहली बात यह है कि व्यक्ति का अपना रुचि रहती है जी, जिसके नाते वो समाज से जुड़ता भी है जी, और कुछ लोग अपनी नौकरी करने के बाद घर जाते हैं क्योंकि वो उसमें उनकी रुचि नहीं है किसी चीज़ में जी, तो अपना घर परिवार ही देखते हैं जी। ये प्रेरणा मुझको मेरी माताजी से आई जी। मेरी माताजी गवर्नमेंट जॉब में थी, मैट्रन थी हॉस्पिटल में जी, और जब उनको देखता था तो वो सेवा भाव से मरीजों को भी देखती थी और कोई भी घर आ जाए रात को 12 बजे 1 बजे वो उनके साथ वो चली जाती थी कि किसको दिखाना है क्या करना है। तो सेवा भावना हमारी वहाँ से मेरे पास आई
मैं उनको आज नमन करता हूँ, मेरे बीच में नहीं है जी। तो और मेरा परिवार जो है वो भी सेवा भाव से जुड़ा हुआ है जी। और चूँकि परिवार अगर आपका इस सेवा कार्य में साथ देता है तो निश्चित ही आप आगे बढ़ते जाएं। फिर उत्साह, तो निश्चित तौर पे मतलब ये कहा जाए कि आपको ये जो सेवा, संस्कृत, समाज, ये सारी जो प्रेरणा थी ये आपको बाई बर्थ मिली, मतलब माता जी ने आपके संस्कारों में ढाला, जिसके कारण आप इतना सब कुछ बिल्कुल कर पाते हैं। आप स्पीक मैके या तमाम सांस्कृतिक मंचों से जुड़े हुए हैं। अगर देखा जाए तो सतना के अगर पड़ोसी जिलों से भी हम इसकी चर्चा करें तो जो साहित्यिक एवं सांस्कृतिक माहौल है वो पड़ोसी जिलों की तुलना में बहुत कम है। इसके पीछे क्या कारण लगता है आपको? उसका एक कारण ये है कि हमारे यहाँ कोई भी जो सांस्कृतिक हो गया, खेल हो गया, उसके लिए कोई दिशा निर्देश या जनप्रतिनिधि का उस ओर कोई लगाव नहीं है। क्या है कि अगर हम किसी संस्कृति को अपन देख लेते हैं तो प्रतियोगिता करा लेना, टूर्नामेंट करा लेना, ऊपर से कोई आदेश आता है, उसके परिपालन में हमने कुछ कार्यक्रम करा लिए, चाहे सांस्कृतिक हो चाहे खेल हो, तो वो वहाँ तक ही सीमित हो जाता है। लेकिन उसमें जो बच्चे निकलते हैं जी, और उनको आगे बढ़ाने का यहाँ पर कोई भी प्लेटफार्म नहीं है। एक प्लेटफार्म बनना चाहिए ताकि वो बच्चा वहाँ जाके सीखे। उसको सिखाने वाले जो होने चाहिए, जो गाइडेंस होना चाहिए, स्पोर्ट टीचर होना चाहिए और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए जो जिनको होना चाहिए, गायक वादक जो भी है, वो यहाँ पर नहीं है। भाई क्या है कि सतना जिले के अंदर प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। आपने भी देखा होगा, आप इतने दिनों से साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंचों से जुड़े रहे हैं, प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। लेकिन इस पूरे ज़िले में प्रतिभाओं को तराशने वाले लोग भी हैं, लेकिन वो अपने अहंकार में और अपने आप में इतने आत्ममुग्ध हैं कि उन्हें तराशने का काम नहीं करते। तो आप लोगों ने ऐसी कोई पहल उन लोगों के साथ की क्या कि इन्हें तराशने का काम किया जाए? जो कि अपना क्षेत्र पिछड़ा क्यों है जी, हम अपनी वजह से पिछड़े हैं, सबसे बड़ी बात जी। मैं स्पीक मैके को लीड कर रहा हूँ, आज स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ उसका जी, और दिल्ली से भी मैं कर रहा हूँ। कम से कम 600-650 कार्यक्रम मैंने यहाँ पर कराए, गवर्नमेंट स्कूल में कराए जी। और जो लोग कई संस्थाएं लेके रखे हैं, मतलब प्राइवेट भी अपना सिखा रहे हैं जी, लेकिन सिर्फ वो सिखा रहे हैं बच्चों, उनके तरफ से कभी प्रयास नहीं हुआ कि वो जो स्पीक मैके में जुड़े हुए हैं उनके पास आके शामिल हों, उनसे अपने बच्चे जो उनको सिखा रहे हैं उनको आगे बढ़ाने की बात करें। क्योंकि हमारे पास वो प्लेटफार्म है जी कि हम बच्चों को उनका नाम भेज सकते हैं। जी। तो आज हमारे जो छोटे छोटे कलाकार हैं जी, उनके लिए प्लेटफार्म स्पीक मैके दे रहा है जी, चाहे वो ओडिसी नृत्य हो, भरतनाट्यम हो, कथक हो जी। वो अलग अलग ज़िलों में, है ना, हर स्टेटों में वो गवर्नमेंट स्कूल में वो कार्यक्रम अपना दे रहे हैं जी। तो चाहिए कि उनको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं ही अकेला या शासन प्रशासन ही अकेला वो नहीं है, हर व्यक्ति के जनप्रतिनिधि का ये कर्तव्य है कि वो आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रेरित करें। आपने अभी कुछ सतना के कलाकारों को बाहर कोई मंच उपलब्ध करवाए क्या? मुझे ऐसा अवसर मिला नहीं, कोई मेरे पास आया नहीं जी। और ट्रेनिंग के लिए मैंने अवश्य भेजा है लोगों को। अच्छा। हाँ, 2-3 लोग गए हैं जी, वर्कशॉप के लिए। अच्छा। और बाहर से चूँकि स्पीक मैके में आर्ट का भी वो है जी, तो यहाँ पे वर्कशॉप भी मैंने लगवाए जी, तो मैंने किया है। आप टेबल टेनिस के भी जिला अध्यक्ष हैं। जब अपन खेल की बात करें तो सिर्फ टेबल टेनिस की नहीं, जैसे हम क्रिकेट की भी बात करें तो आज रीवा जैसे शहर से 2 राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकले। एक अभी हाल ताज में कुलदीप सेन निकले और इसके पहले ईश्वर पांडे थे। सतना में भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी न सिर्फ क्रिकेट में, किसी भी खेल में ऐसा कभी हुआ नहीं कि कोई राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रतिनिधित्व करे। क्या कमी महसूस? बच्चों के पास प्लेटफार्म नहीं है। ऐसा नहीं कि बच्चे यहाँ नहीं खेलते हैं। आप देखिए अभी गवर्नमेंट कॉलेज के सामने देखिए, बच्चे दिन-रात प्रयास करते हैं और भी बच्चे जिस उसमें रहते हैं वो खेल रहे हैं।
जी। लेकिन प्लेटफार्म नहीं है जिसमें कि हम उन बच्चों को एक अलग कर सकें। भाई हमारे पास अगर 500 बच्चे खेल रहे हैं तो उसमें 20 बच्चे भी अगर उस लायक हैं, अगर हम उसको चिन्हित कर लें और उनको हम ट्रेनिंग देकर उसको आगे बढ़ाएं, ये हमारे यहाँ कमी है। कई बार लोग कहते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है सतना जिला खनिज संपदा से भरा पड़ा है, तमाम फैक्ट्रियां भी इस क्षेत्र में काम कर रही हैं और अपना आर्थिक उन्नयन कर रही हैं। आपको नहीं लगता कि इनकी भी कुछ सोशल रिस्पांसिबिलिटी होती है जिसके तहत ये खिलाड़ियों को गोद लें, कलाकारों को गोद लें और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पे मंच प्रोवाइड कराएं? देखिए क्या है कि रिस्पांसिबिलिटी जरूर फैक्ट्री वाले को होती है जी, लेकिन उनको बताना पड़ेगा ना, एक प्रोजेक्ट हमको बनाना पड़ेगा जी। अगर हम बैठे हैं तो हमको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा जी। कि इस प्रोजेक्ट के तहत आप 10 बच्चों को गोद ले लीजिए, ये बच्चों को आपको देखना है जी। आप क्रिकेट का ले लीजिए, आप दूसरे टेनिस का ले लीजिए जी। तो अगर वो इस प्रकार से 10-10 बच्चों को भी गोद लेते हैं जी, तो उनका खेल में सुधार होगा, वो आगे बढ़ेंगे। जैसे अभी बीच में आया कि कोरोना में बहुत सारे बच्चों ने अपने अभिभावकों को खो दिया, तो इन कंपनियों ने उन बच्चों को कुछ आर्थिक सहायता प्रदान की। तो इतने वर्षों से ये फैक्ट्रियां चल रही हैं, तो आपने या आपके संस्था ने या जिला प्रशासन ने या आप लोगों ने कभी ऐसा प्रयास किया कि सतना में भी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में बढ़ोतरी हो, या यहाँ का भी जो माहौल हो साहित्यिक और सांस्कृतिक हो, ऐसा कुछ? जैसे रीवा में आप पड़ोसी ज़िले में देखिए तो कहीं बघेली महोत्सव चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, इस तरीके के तमाम, पन्ना और छतरपुर में बुंदेली महोत्सव होता है, लेकिन सतना में पूरी तरह से जो सांस्कृतिक और साहित्यिक माहौल है वो पूरी तरह से शून्य है। जब भी कुछ कहीं दिखाई देता है तो कहीं आप लोगों ने साल में 2-4 कार्यक्रम अगर कहीं करा दिए तो कहीं कुछ दिख गया, कहीं कुछ कवि हैं अनिल अयान जैसे ये लोग कुछ पाठक मंचों के माध्यम से कुछ गोष्ठी कर दिया, इसके अलावा कहीं कुछ दिखता नहीं है। देखिए क्या है कि यहाँ अगर ज़रूरत है तो शून्य से ज़रूरत है। हाँ, हमारे पास भी शून्य ही नहीं बना है कि हम उसको किसी चीज़ को उठा सकें। चूँकि मैं भी समझता हूँ उस चीज़ को कि क्या होना चाहिए, क्योंकि इतने जगह से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सी चीज़ें मेरे साथ हैं, लेकिन आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि मेरा भी अपना एक दायरा है जी, क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मेरा भी एक दायरा है। उस दायरे के तहत जो मैं कर पाता हूँ जी मैं वो कर रहा हूँ। लेकिन आवश्यकता, संदेश मेरा ये है कि शून्य से आवश्यकता है कि चाहे खेल जगत हो, चाहे सांस्कृतिक हो, इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आपने कभी कुछ ऐसा प्रयास किया साहित्यिक या सांस्कृतिक क्षेत्र में कि यहाँ के बच्चे आगे आएँ, या यहाँ की जो साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े हुए लोग हैं वो मिलजुल करके कुछ बड़ा करने का प्रयास करें? मेरे प्लान में है वो जी, लेकिन चूँकि उसके लिए बहुत सी व्यवस्थाओं की ज़रूरत है। व्यवस्था आप समझते हैं कि बगैर व्यवस्था कुछ हो नहीं सकता। हाँ। और कहीं कुछ अच्छा करने की आप सोचें जी तो उसमें सफल हो तभी आप आगे बढ़ें जी। और मेरा भी अपना ये सोचना है कि आगे चल के अगर मुझे ऐसा वो मिलता है जी कि मैं उनके बच्चों के लिए कुछ करूं, तो कुछ तो कर ही रहा हूं जी, है ना, पीछे नहीं हूं जी, लेकिन कुछ अच्छा होना चाहिए शहर में जी, पूरे ज़िले में। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम सतना की अगर बात करते हैं तो यहाँ तो गतिविधियाँ दिख रही हैं, लेकिन हमारा ज़िला के जो अलग ब्लॉकें हैं, तहसील और पूरा शून्य है, पूरा शून्य है। मैहर से अगर कुछ अगर हम देखें कि सांस्कृतिक तौर पे अगर देखें तो मैहर में हमारा संगीत महाविद्यालय है, वहाँ से भी कोई गतिविधि ऐसी नज़र, माने साल में एक बार कार्यक्रम होने के बाद फिर वहाँ की भी कोई गतिविधि नज़र आती नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। अगर हम समाज में देखें तो समाज में हर गांव में रामायण गाने वालों की मंडली है। अगर इस तरीके की कोई प्रतियोगिता या कोई प्रतिस्पर्धा कई चरणों में करा दी जाए, रामायण गायन या जिले का कोई लोक संगीत की, सब अपना अपना लोक संगीत प्रस्तुत करें और हर गांव का उसमें प्रतिनिधित्व हो, मुझे लगता है कि हर गांव में गाने वालों की कमी नहीं है। मेरा सोचना ये है जी, आपका कहना बिल्कुल सही है केशव जी, कि ज़रूरत है इसको आगे बढ़ाने की। जी, हमारे यहाँ इतने बड़े धार्मिक स्थल हैं मैहर और चित्रकूट जी, यहाँ पर
बड़े बड़े ऑडिटोरियम बनना चाहिए, जी जैसे मैहर बने जी और आपका चित्रकूट में बने, जी और उसमें साल भर कार्यक्रम होते रहना चाहिए। जी। ऑडिटोरियम बने ही इसीलिए हाँ कि आज जो दर्शन करने आते हैं, बहुत से लोग वहाँ रुकते हैं, कुछ है नहीं, तो कम से कम उसमें शामिल हो सकें जी। और मैं तो कहता हूँ कि लोकल प्रतिभा के साथ साथ बाहर से जो आर्टिस्ट आ रहे हैं तो वो तो अपना प्रोग्राम दें ही, लेकिन जो दर्शन करने के लिए आते हैं वो भी, उसमें भी प्रतिभा। तो जैसे चित्रकूट एक ऐसी जगह है कि अगर ऑडिटोरियम बना दिए जाएं तो मुझे लगता है कि वहाँ तो साल भर रामलीला चलाई जा सकती है। साल भर चलाई जा सकती है, मेरा कहना यही है। और एक और क्षेत्रीय प्रतिभाओं को स्थान भी मिलेगा और उनका एक कला और संस्कृति की तरफ वो जागृत भी होंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके साथ साथ जो दर्शन करने के लिए आते हैं जी, बहुत से कलाकार होते हैं, हाँ, है ना, चाहे वो नृत्य ले लीजिए, चाहे वो गायन ले लीजिए, चाहे वो वादन ले लीजिए, जी जी, आप उसका एक ऑफिस अलग बना दीजिए, जी, तो जो भी आएगा वो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा देगा अपना, जी, और वो भी अपने उस कार्यक्रम में शामिल हो सकता है। बिल्कुल। तो क्या है कि उससे हमारा जो धार्मिक स्थल है उसका तो वो होगा ही, साथ साथ क्या है कि हमारा ये जो क्षेत्र है सांस्कृतिक तौर पे दूर हर जगह विकास होता जाएगा, और वो सांस्कृतिक गूंज जो है वो पूरे देश में सुनाई पड़ेगी। ये होना चाहिए, ऑडिटोरियम बनना चाहिए। तो आपके जो बीच के सांस्कृतिक सहयोगी हैं, जो कलाकार हैं, उन लोगों से मिल करके सरकार के स्तर पे इस तरीके की कोई मांग या इस तरीके का कोई ये प्रस्ताव? मैं अभी इसके लिए मैं प्रयास करने जा रहा हूँ जी कि मैहर और चित्रकूट के लिए कि यहाँ ऑडिटोरियम बनना चाहिए जी। और चूँकि केशव जी आपने मुझे आमंत्रित किया जी और ये पूछा मुझसे, जी, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ जी कि ये मेरे ही बिंदु हैं कि यहाँ पर, और ये होना चाहिए कि मतलब लोग दर्शन करके आएँ तो उनके जो हमारे लोकल हैं उनकी प्रतिभा भी सामने आए, और जो बाहर से आते हैं उनकी प्रतिभा सामने आए। और जो क्या देखिए धार्मिक स्थल हैं, लोग अपने से आते हैं, उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो खुद ही अपना किराया लगा के आते हैं और खुद ही आपके मंच वहाँ पे सबको वो अपना सुनाएंगे। एक बहुत अच्छी बात होगी ये। जैसे जब आदमी राजस्थान में जाता है तो कई रेलवे स्टेशनों में या कई होटलों में आपने देखा होगा कि वहाँ का क्षेत्रीय गायन वहाँ के कलाकार गाते रहते हैं। तो अगर जैसे मैहर है तो आल्हा उदल का आल्हा हो सकता है, भगत हो सकती है। तो स्टेशन से लेकर के और मंदिर के बीच में अगर कहीं कुछ इस तरीके की चीज़ें की जाए तो हमारी संस्कृति भी जो है वो बाहर के प्रदेशों में जा सकेगी। भाई क्या है कि जैसे फिल्म है जी, है कोई कार्यक्रम नहीं है तो उस दिन फिल्म चल गई जी, कोई कार्यक्रम नहीं है तो उस दिन बना एक तो फिल्म चल गई। आजकल तो वैसे भी हो जाता है जी, है ना, तो वो करा जा सकता है। और जैसे चित्रकूट है तो भाई राम को लेकर के बहुत सारी कथाएं हैं, उन कथाओं का फिल्मांकन, चित्रांकन और उसको रामलीला के माध्यम से, नाटक के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें की जा सकती। तो बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी, आप हमारे बीच आए और हमारे दर्शकों को बहुत सारी सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों की जानकारी दी। बहुत बहुत केशव जी धन्यवाद।